स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर सभी साथियों के दिलों में एक अजीब सी हलचल बनी हुई है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा, कितना मार्क्स आएगा कि मेरा भी नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। इन्हीं सब दुविधाओं को दूर इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। ये जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य अर्थात 1 to 5 के लिए होने वाला है। दोस्तों, मैं 6 to 8 के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए होने वाला। आइए जानते हैं सिलसिलेवार मेधा सूची अथवा मेरिट लिस्ट के बारे में। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे। आइए देखते हैं पूरा डिटेल्स क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। क्या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। यहाँ देख भी पा रहे हैं कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसको हम लोग सहायक आचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो जिलेवार जो है सीटों की संख्या दिखलाया गया है, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। यदि हाँ आपको लगते हैं कि किस जिले में कितनी सीटों की संख्या है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको सीटों की संख्या बता दूंगा। यदि आपको लगता है कि आपको पीडीएफ की भी जरूरत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं पूरा सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, कितना मार्क्स आएगा तो आपके सिलेक्शन होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम हमने पहले ही बताया कि 1 to 5 के लिए अर्थात इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे जिसका हम लोगों ने एग्जाम दे दिया। 3 पत्र का एग्जाम दिया। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, ये तो हो चुका है। अब लेवल क्या था उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ये जो एग्जामिनेशन होने थे लेवल इसके +2 लेवल के होने थे। अब बात है कि पेपर 1 जो था उसमें प्रश्नों की संख्या 100 था और पूर्णांक भी 100 था, अर्थात एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर था, अर्थात 100 प्रश्न थे और 100 मार्क्स के थे। अब रही बात कि इसमें जो सब्जेक्ट था, आपने जिस सब्जेक्ट का एग्जाम लिखा है कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या है कि इसमें कम से कम पेपर 1 में जो है वो 30% मार्क्स लाने, अर्थात कितना, 30 क्वेश्चन यदि आपके सही हुए होंगे तब जाकर के क्या होगा कि पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो आपके जांच होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो रिस्पांस की मांग इसलिए की जा रही ताकि मैं देख पाऊं कि हमारा पेपर फर्स्ट में 30% मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आपके 30% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अर्थात आपके पेपर 2 और पेपर 3 जांच नहीं होंगे। यहाँ भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि पेपर 1 जो है वो अर्हता प्रवृत्ति अर्थात क्वालिफाइंग पेपर है। अब रही बात पेपर 1 का क्लियर हो गया। रही बात पेपर 2, तो पेपर 2 भी आप देख पा रहे हो कितना है, 100 क्वेश्चन है इसमें पेपर 2 में और 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, अर्थात एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर। ठीक है, और पेपर 3 क्या है देख पा रहे हैं, सामान्य अध्ययन का था, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, कितना, ये तीनों मिला करके 200 मार्क्स का था। तो पेपर 3 हो गया 200 मार्क्स और पेपर 1 हो गया 100 मार्क्स, अर्थात 100 + 200 = 300, अर्थात ये जो मेधा सूची बनने हैं वो आपके 300 पे बनने हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि साफ साफ अक्षरों में यहाँ लिख दिया गया है कि पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हतक है ना क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य हो गया। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। ठीक है, इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात सिर्फ आप 30 लाइए 100 ले आइए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसका सिर्फ यही है काम कि आपको दूसरा पेपर और तीसरा पेपर जांच के लिए वो अर्हता रखता है। अब रही बात दोस्तों कि पेपर 2 और पेपर 3 मिला के हमने बताया कि 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ आगे इसको देख पा रहे हैं कि अब तो आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे। अब कितना मार्क्स लाएंगे कि मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं।
तो यहाँ देखिए कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ जो ये डाटा दिया गया है, इससे यदि आप कम मार्क्स लाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हो गया। कंडीशन कितना आ गया? 2। पहला पेपर में यदि आपने 30 नंबर नहीं लाया तो आपके सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की जांच नहीं होगी। लेकिन यदि आपने पहला पेपर में 30 नंबर ले आया तो आपके जांच होगी फर्स्ट सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। आप सेकंड और थर्ड मिला करके 300 मार्क्स के हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिखाया गया है कि अनारक्षित और EWS के लिए 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। अर्थात 40 दिया 12 अर्थात 120 नंबर जब रहेंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। कम से कम 120 नंबर आपके होंगे तभी आपके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। वहीं आप देख पा रहे होंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कितना जरूरत है? 32%। अब 32% किसका 32% है? 300 का 32%। अर्थात आपको कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? 96 आने चाहिए, तभी जाकर के आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कम से कम 96% मार्क्स आने चाहिए तभी आपके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। दोस्तों मैं एक इसमें भी और जो अंत में क्या होता है, कैसे मेरिट लिस्ट बनता है उसको भी बताऊंगा। आप वीडियो को थोड़ा सा धैर्य रख के देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अब दोस्तों यहाँ है कि OBC 1 के लिए कितना रखा गया है? 34%। 34% में आप देखोगे तो आपके जो 300 का 34% होगा वो हो जाएगा 102। अर्थात 102 नंबर आपको चाहिए तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप इसको जरूर से एक बार मिला लीजिएगा। बात की जाए OBC 2 का, ठीक है, BC 2 का, तो उसका कितना दिया गया है? 36.5% मार्क्स होने चाहिए। अब 36.5 का मतलब है कि एग्जैक्ट देखा जाए तो होता है 109.5 अर्थात 109.5 नंबर। लेकिन अब रही बात कि अगर यदि नहीं मिलेंगे मेरिट लिस्ट में तो आपको कम से कम 109 नंबर 9.5 नंबर है, लेकिन आप मान के चलो कि आपको कम से कम 110 नंबर लाने हैं तभी आपके मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे, अन्यथा आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। अब जो अंतिम है वो क्या है? आदिम जनजाति, उनके लिए रखा गया 30%। 30% अर्थात कितना? 30 या 90 नंबर भी लाएंगे तो इनकी सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन 90 नंबर लाने के लिए क्या है? उनको दोनों सब्जेक्ट मिला मतलब 300 में कम से कम 90 नंबर लाएंगे तो इनकी सिलेक्शन हो जाएंगे। रही बात कि अब मेरिट लिस्ट में चलिए ठीक है, मान लेते कि हम जनरल कैटेगरी से है 120 नंबर ले भी आया, 40% 120 नंबर है, तो क्या हम अब टीचर बन पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? ये सिर्फ आपका मेधा सूची तैयार होने के लिए है। अब ऊपर से सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, जिसका जितना ज्यादा मार्क्स होगा उन लोगों को उठाया जाएगा। ठीक है, कंडीशन एक और बनता है कि यदि जिनका दो मार्क्स टैली करता है तो उसमें देखा जाता है कि बर्थडे मतलब जिनका उम्र ज्यादा होता है उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो ये कम से कम जो 120 अभी हम बताए जनरल के लिए और EWS के लिए, वो कम से कम उतना आना है तभी वो मेधा सूची में नाम है। लेकिन यदि मान लेते फॉर एग्जाम्पल कि 10 सीट है और आपने 120 लाया, बाकी सभी का आपसे जो जितने भी है ना सबका आपसे ज्यादा है तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं। ठीक है, आप समझ लीजिए इसको। तो मेरिट लिस्ट में ये तो है कि जो सबसे हाईएस्ट, जिनका हाई रैंक होता है, जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, बहाली उन्हीं की होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV उन्हीं का होता है, सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। तो इस चीज को आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। रिस्पांस की क्यों जरूरत है, क्यों हमारे लिए अहम है, शायद आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये जो हमने बताया है, यदि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ कुछ मिस्टेक्स आपसे हुआ है या हो रहा है, या मेधा सूची बनने में कोई दूसरा और भी फॉर्मूला आजमाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है वो 6 to 8 के लिए होने वाला है कि सहायक आचार्य में यदि आप सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, कितना मार्क्स आना है कितना नहीं आना है, तो आप हमारा अगला वीडियो का इंतजार करिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।